जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी कि जहाँ पर लड़कों का संग होता है वहाँ पर मृदंग बजते हैं, और जहाँ बुढ़ों का संग होता है वहाँ खर्चे का तंग होता है। ये इस तरह की कहावतें हैं जो कही जाती हैं। मृदंग का मतलब एक वाद्य होता है मृदंग, तो वो उसकी बात वो कर रहे हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। अब लेखक शिवपूजन सहाय बता रहे हैं, क्योंकि जो शिवपूजन सहाय हैं वही इसमें पात्र हैं, इसमें मुख्य भूमिका में हैं। और वो कह रहे हैं कि हमारे जो पिता हैं वे तड़के यानी कि सुबह जल्दी उठ करके निबट नहा करके, यानी कि जो दैनिक कार्य होते हैं उनसे शौच आदि से निवृत्त होकर के पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग गए यानी कि पिता के प्रिय थे। अंग लग जाना अधिक प्रिय होना, तो पिता के नज़दीक थे लेखक शिवपूजन सहाय। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक करने का मतलब है उन्हें परेशान करते थे। जब भी भभूत का तिलक लगाते थे पिताजी, और लेखक के भी तिलक लगाने की कोशिश करते थे। भभूत होती है जो पवित्र राख जो होती है, जैसे हमने कोई कर्मकांड किया, हवन वगैरह किया, उसकी जो राख है उसको भभूत बोलते हैं। तो उस भभूत को लगा देने के लिए दिक करता था लेखक, जो है वो लगवाता नहीं था आसानी से। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार, लिलार मतलब ललाट, ललाट मतलब माथा में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड मतलब इस तरह से जो बना देते हैं, जैसे शंकर का बना होता है वो तीन जो ऐसे खींच देते हैं, तीन लाइन सी, त्रिपुंड जो होता है, त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला भी बन जाते थे। वो कह रहे हैं कि भभूत लगाने से हम अच्छे खासे बम भोला बन जाते थे। जिस तरह से शंकर बन जाते हैं वैसे ही वो भी बम भोला, और नाम भी उसका भोलानाथ था बचपन का। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। लेखक बता रहा है कि प्यार से हमें भोलानाथ कहते थे, लेकिन असल में नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कह करके। तो अपनी अपनी अलग अलग वो है, बोलने का तरीका है कि पिता को क्या कहते हैं, माँ को क्या कहते हैं। तो लेखक जो है पिता को बाबूजी और माँ को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्करा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध करके रख देते थे। यानी कि रामनामा बही थी एक लेखक के पिताजी के पास में, जिसमें वो राम 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 लिखते रहते थे। लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं ईश्वर की उपासना, आराधना, उसका ध्यान करने के। तो कुछ राम नाम बोलते रहते हैं, कुछ माला रखते हैं कंठी वाली, वो उसको फेरते रहते हैं राम राम राम। कुछ राम नाम लिखते रहते हैं रामनामा बही में। तो लेखक के पिताजी यही काम करते थे कि 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर वो राम नाम लिखते थे और उस कागज में आटे की गोलियां रखते थे, यानी कि उस कागज को आटे की गोलियों में लपेट देते थे और उनको गंगा जी की ओर लेकर के चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे।
यानी कि ये बचपन के दिन होते हैं कि जब, और पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, आजकल तो मैंने तो शहर में किसी को नहीं देखा बच्चे को कंधे पे बिठाते हुए, किसी को नहीं देखा जितने दिन से मैं शहर में रह रहा हूँ। गांव में तो ये एक तरह से वो था कि अगर दो भी बच्चे हैं किसी के तो एक इधर के कंधे पे एक इधर के कंधे पे, तो कंधे पर विराजमान रहते थे। कंधों पे बैठने में बच्चों को बड़ा मज़ा आता था। तो वो भी लेखक बता रहे हैं अपना वो कि उस समय हम भी उनके कंधों पर विराजमान हो जाते थे जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। और उन गोलियों का क्या करते थे उसके पिताजी, वो गंगा में मछलियों के लिए फेंकते थे और लेखक यह सब देख करके हंसता रहता था। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। देखिए ये एक और खेल कि जब मछलियों को चारा देकर वो घर वापस लौटते थे, तो रास्ते में जो पेड़ मिलते थे जिनकी झुकी हुई डालियां होती थी, उस पर लेखक को बिठा देते थे और झूला झुलाते थे। उसको ऐसे ऊपर नीचे करके उस डाल को छोड़ते थे और बच्चे को झूलने में आनंद आता था। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उत्तान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उत्तान मतलब ऐसे सीधे लेट जाते। एक तो औंधा होता है जो पेट के बल लेटते हैं, और एक पीठ के बल लेट जाना, उसको उत्तान, यानी कि उत्तान पड़ जाते थे और उनकी छाती पर चढ़ जाता था लेखक, क्योंकि कुश्ती तो इसी तरह से लड़ी जाती है। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। क्योंकि लेखक को जो बता रहे हैं वो भी अपने बचपन की बात जो सबने देखी है। खट्टा और मीठा चुम्मा उसके पिताजी मांगा करते थे, क्योंकि हम भी अक्सर कहते हैं बच्चों से छोटे से प्यारी कर दे, पारी कर दे, सब अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वही लेखक भी यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके पिताजी भी उससे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगा करते थे। तो वो बारी बारी से बायां और दाहिना गाल, यानी कि इधर का भी और उधर का भी गाल फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। बहुत अच्छी इसमें कहानी बताई गई है। हम देखें, हम अपने बचपन में चले जाएं एक बार और हम कल्पना करें, हम तुलना करें कि क्या हमारा बचपन भी लेखक के बचपन की तरह कुछ था, क्या है। बड़ी अच्छी कहानी लगती है, क्योंकि लेखक ने कहा है कि इस तरह पिता के साथ उसका लगाव था, अंग लग गया था पिता के। और भी बहुत सारी बातें, खेलों का जिक्र इसमें यहाँ पे किया गया है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर तक आते, तो उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने पर बैठते। चौके पर बैठने खाने की परंपरा थी पहले, आज की तरह ये डाइनिंग टेबल और इस तरह का नहीं होता था। तो उस पर चौकी होती है, छोटी सी चौकी, और उस पर बैठते थे खाने के लिए। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गौरस और भात सान कर खिलाते थे। ठीक है ना। अब गौरस का मतलब यहाँ पे दही भी हो सकती है, क्योंकि गौरस का मतलब दूध से भी है, घृत से भी होता है। पर यहाँ पर वो कह रहा है कि गौरस और भात सान करके खिलाते थे। भात मतलब चावल और दही खिला सकते हैं, घी और भात भी खिला सकते हैं, घी और चावल भी खाते हैं, चावल में घी डाल करके भी। क्योंकि जितने भी गौ के दूध से जो चीज़ें बनती हैं उनको गौरस ही कहा जाता है। ठीक है, मक्खन, घी, ये सब चीज़ें भी इसी के अंदर आती हैं। तो गौरस और भात सान कर, यानी कि मिलाकर के खिलाते थे। जब हम आकर अफर खाकर अफर जाते, अफर मतलब छक जाते थे, पेट भर जाता था, नहीं अफरना, अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थी। अक्सर माँ को जिद होती, बेटा थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 2-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए।
आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह और कौर खिलाना चाहिए। माता जी कह रही हैं, लेखक की कह रही हैं कि आप बच्चे को खिलाना नहीं जानते, बच्चे तो ऐसे ही कहते हैं, ठीक है ना, बच्चे को तो भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, भर भर के खिलाना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए ये सब चीज़ें। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। वो कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े कौर, देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। माँ कह रही है कि देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए यानी कि मर्द क्या जाने बच्चों को किस तरह से खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी मतलब माँ, माँ के खाने से पेट भी भरता है। सर माँ हुआ ना। यह कह वह थाली में दही भात शांति, और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। माँ को तरीका आता है बच्चों को खिलाने का किस तरह से कि वो दही और भात शांति। देखो यहाँ पे गौरस का मतलब भी आ गया है, ये दही आ गया। मैंने ऊपर बताया था कि जो गौरस और भात, यहाँ उसने कह दिया दही और भात। तो दही और भात यानी कि चावल मिलाती और अलग अलग उसको रख दिया ऐसे करके कि ये क्या है, ये तोता है, ये मैना है, ये कबूतर है, ये हंस है, ये मोर है। इस तरह से कौर बना दिए यानी कि उसके बाइट बना दिए, और कहती थी कि जल्दी खा ले नहीं तो ये उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उनको उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। पर लेखक बता रहा है क्योंकि बच्चों को भी इस तरह का वो होता है कि अरे ये कैसे मुझसे पहले उड़ सकते, मैं तो इनको खा जाऊंगा, अभी खा जाऊंगा। बच्चा उसको खेल समझ करके और सच समझ करके खा जाता है, उनको उड़ने का मौका नहीं देता। इस तरह से बच्चे का पेट भर जाता है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो फिर पिताजी कहने लगते, तुम राजा हो गए, अब पेट भर गया, अब जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। यानी कि जिस अवस्था में भी बच्चा बैठा हुआ है नंग धड़ंग, वैसे भी इतनी ज़्यादा वो नहीं हुआ करती थी पहले समझदारी। अब तो छोटे से भी बच्चा कोई भी बिना कपड़े के घर से बाहर के घर में भी नहीं रहता, पहले गलियों में मोहल्लों में ऐसे ही घूम आते थे, नंग धड़ंग खेल लेते थे। तो वो कह रहे कि हम नंग धड़ंग ही गली में बाहर निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, सरसों के तेल को कड़वा तेल बोला जाता है, हमारे सिर पर ही डाल देती थी। यानी कि सरसों का तेल लगाया जाता था। पहले समय में तो सरसों के तेल की मालिश भी करते थे, आज भी बहुत से लोग करते हैं, और सिर में लगाने के लिए भी वही था। पर समय के साथ साथ इतना बदल गया, अब तो सिर का तेल अलग है, मुंह का तेल अलग है, मालिश करने का तेल अलग है, सब अलग अलग है। बाल धोने के लिए शैम्पू अलग आ गया, शैम्पू है, साबुन अलग है, और फिर फेस वॉश ले लो, ये ले लो, दुनिया भर की चीज़ें हैं। पर लेखक जो बता रहा है वो यही है कि जब कभी माँ को मौका मिलता था और बच्चे के बालों में तेल लगाना था तो वो कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। जब रोता लेखक तो बाबूजी बिगड़ जाते, गुस्सा आता, क्योंकि बाबूजी के अधिक नज़दीक था लेखक, यानी कि ज़्यादा प्यार करते थे वो। पर वह हमारे सिर पर तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। पर माँ ऐसे छोड़ने वाली नहीं थी, तेल को जब तक बोत नहीं देती थी, बालों में लगा नहीं देती थी, तब तक छोड़ती ही नहीं थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। नाभि और लिलार, लिलार मतलब ललाट में काजल की बिंदी, नज़र न लग जाए, काजल का टीका लगाते हैं, काला टीका लगाते हैं, चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। इस तरह से वो माँ लेखक को तैयार कर देती थी। पहले तो उसने बताया पिताजी तो उसे बम भोला बना देते थे, खासे बम भोला, पर माँ इस तरह से तैयार करती थी कि वो कन्हैया बन जाते थे। कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी
बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहना मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। तो जो बाहर बच्चे होते थे, उसके मित्र जो होते थे, वो इंतजार करते रहते थे, बाट जोहते रहते थे कि अब भोलानाथ आएंगे तो खेलने चलेंगे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे, और जब यार दोस्त मिल गए तो सारा सिसकना भूल जाते थे। जो भी लेखक रो रहा था, सब पता नहीं कहाँ गया रोना सिसकना भूलकर, और बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हम जोलियों यानी कि अपने दोस्तों के साथ तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब वो बता रहा है कैसे कैसे तमाशे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा पहले गांव में होता था, आजकल तो शहर में कुछ बना लेते हों। एक आध मैंने तो देखा नहीं, जो रैंप जैसा होता है कुछ आगे, उस पर बना लेते हैं गाड़ी वाड़ी चढ़ाने के लिए, कुछ ऐसा ही होता है। पर गांव में एक चबूतरा होता था, जिसको गांव के शब्द में ओटा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ओटा बोलते थे पहले। चबूतरा जो है वहाँ पर बच्चे खेलते थे, ठीक है, लोग बाग बैठ जाते थे। वो घर के बाहर होता है, जैसे बाउंड्री खत्म हो गई तो वो घर से ही जुड़ा हुआ होता है। इतना स्पेस छोड़ करके, इतना स्थान छोड़ करके ही घर पहले बनाया जाता था कि चबूतरा भी बन सके। ऐसा कोई भी घर नहीं होता था जिसके आगे चबूतरा ना हो। जैसे हम लॉन के लिए आजकल जगह छोड़ देते हैं, बालकनी के लिए जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। बालकनी ऊपर होती है, क्योंकि पहले तो ज़मीन में ही घर होते थे, ऊपर तो होते नहीं थे इतने दुमंजिला तिमंजिला मकान। तो जो बालकनी जिस तरह से हम जिसको कहते हैं, वैसे ही ज़मीन पर बने हुए चबूतरे होते थे कि जिस पर बैठ कर के बच्चे खेल सकें। आज के समय में ये बालकनी इसका रूप हो सकती है। तो वही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती थी। तो बाबूजी बैठकर नहाते थे उस चौकी पर, वो रंगमंच बन जाती थी, स्टेज। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। जब हमने नेताजी का चश्मा पढ़ा तो सरकंडे का वहाँ जिक्र हुआ। सरकंडे की लकड़ी मैंने बताया भी था कि सरकंडे से कई तरह के खेल खिलौने भी बनाए जाते थे। तो उन सरकंडों के खम्भों पर कागज का चंदोवा तान करके, जिस तरह से कनात लगा देते हैं, वो सामियाना लगा देते हैं, उससे जो छाया हो जाती है, तो ऐसे ही कागज को तान दिया सरकंडे पे लगा करके, और मिठाइयों की दुकान लग जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू। जब दुकान लग गई मिठाई की तो उसमें चिलम जो हुक्के के साथ पी जाती है, उसके खोंचे पर कपड़े के थालों में, जो कपड़े के थाल हैं, उसमें ढेले के लड्डू। ढेल मतलब जो मिट्टी के डेले होते हैं, उन ढेले के लड्डू उसमें रख दिए जाते। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, पत्ते तोड़ लाते थे पेड़ों से, वो हो जाती थी पूरी कचौरियाँ। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, गीली मिट्टी ले आए, उससे जलेबियाँ बना ली। ये बच्चों के खेल हैं वास्तव में। और इसमें से प्रश्न आता है, अक्सर आता है कि भोलानाथ का बचपन और आपका बचपन किस प्रकार भिन्न है, या कौन कौन से ऐसे साधन रहे भोलानाथ के जीवन में जो खेल के साधन अब नहीं है। इस तरह से प्रश्न इसमें से बन जाता है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, अक्सर पूछा जाता है कि आपके खेल और भोलानाथ के खेल में क्या अंतर है खिलौनों में। तो गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे, जो घड़े फूट जाते हैं उसके जो खिप्पड़ निकलते हैं उनके बतासे बना लिए, आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे मतलब बाँट तोलने के लिए कि भाई मैं इतना 250 ग्राम दूंगा, 100 ग्राम दूंगा, ये बटखरे। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। जस्ता होता है तो पहले देखा होगा, उस तरह के वो आते थे, उससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे बना लेते थे, गोल गोल जस्ते को, ठीक है ना। कांसा और पीतल को मिलाकर के शायद जस्ता बनता है, ठीक है, वो धातु होती है जस्ता। जिंक कुछ इस तरह का ही होता है उसका। वो जस्ते के खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, क्योंकि बच्चे होते थे तो वे ही लोग दुकानदार होते थे, वही खरीदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, यानी कि बाबूजी भी क्या करते थे कि वो 2-4 गोरखपुरिये पैसे से कुछ
खरीदते थे, वो ले जाते थे बच्चों से, क्योंकि बाबूजी उनके हर खेल में ज़रूर सम्मिलित होते थे। आगे भी हम देखेंगे यहाँ पर बाबूजी का बार बार जिक्र आएगा कि बाबूजी उनको, अब जैसे मिठाई की दुकान पे आ गए, और भी थोड़ी देर में जब भी कोई और खेल खेलेंगे उसमें भी सम्मिलित हो जाते थे, वो भी बच्चों के साथ आनंद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब लेखक कह रहा है कि अब मिठाई की दुकान बंद कर दी, इसके बाद घरौंदा बना रहे हैं। घरौंदा मतलब मिट्टी का घर बनाते थे। शायद तुमने बनाया हो, हम तो बनाते थे, पोखर तालाब के किनारे पे चले जाते थे, गीली मिट्टी होती थी उसको खोद करके बनाना, या कहीं पर रेत पड़ा हुआ है या जो बदरपुर पड़ा हुआ है उसमें अपना पैर घुसा लेते थे, पैर के ऊपर ऐसे लेप चढ़ाते जाते थे और बाद में पैर को निकाल लेते थे, तो उसमें एक सुरंग जैसा कुछ वो बन जाता था। ऐसे घरौंदा इस तरह से भी बनाते थे। तो ये खेल थे उस समय के। तो अब वो घरौंदा बना रहे हैं। धूल की मेड़ दीवार बनती थी, और जो धूल की मेड़ है, मेड़ वो होता है जो चार दीवारी होती है, जो बाउंड्री होती है, तो धूल की मेड़ दीवार बनती थी, तो धूल से ऐसे दीवार बना दी, और तिनकों का छप्पर, और तिनकों का छत बना दी। छप्पर छत पे होता है, जो झोंपड़ी होती है उस पर छप्पर होता है। दातुन के खंभे, दातुन ले आए तोड़ करके नीम बबूल की, तो उस तरह से जो दातुन पड़ी हुई है उसके खंभे बना दिए। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, और जो दिया सलाई है यानी कि माचिस है, जो माचिस की पेटी है यानी कि डिब्बी है, उसके किवाड़ बना दिए। घड़े के मुहड़े के चूल्हा चक्की, जो घड़ा है जो टूट गया उसके ऊपर गोल गोल होता है ना रिंग जैसा जो घड़ा उसका मुंह, तो उसके चूल्हा और चक्की बना लिए। दिए की कढ़ाई, और जो दीपक होता है जो मिट्टी वाला जो हम उसमें जलाते हैं दीपावली पे, दीपक मिट्टी का दिया, तो दिए की कढ़ाई, उसमें उसकी वो कढ़ाई बनाते थे। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। और जो बाबूजी आचमन करते थे, आचमन कहते हैं जो पानी जो गंगा जल है वो हाथ में रख करके ऐसे पी जाते हैं, आचमन करते हैं जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो वो आचमनी कलछी यानी कि चम्मच बनती थी। पानी के घी, पानी का घी बना लिया जाता था। धूल के पिसान, धूल के पिसान, पिसान मतलब आटा, धूल ले आए इकट्ठा करके, ये कह रहे ये आटा है। और बालू की चीनी, और बालू ले आए जो धूल से थोड़ी सी मोटी होती है बालू, उसको कह दिया कि ये हमारी चीनी है। और हम लोग जौनार तैयार करते थे। जौनार का मतलब होता है कि दावत, जब कोई दावत होती है, भोज होता है, प्रीति भोज वगैरह जो करवाते हैं हम उसको जौनार बोलते हैं, गाँवों का शब्द है। तो जौनार तैयार करते थे यानी कि भोजन करवाते थे, वो सबको दावत देते थे। हम ही लोग जौनार करते और हम ही लोगों की जौनार बैठती थी, यानी कि खुद ही तो थे वही खाने वाले, कुछ उसमें से जिमाने वाले, कुछ बैठने वाले खाने वाले। जब पंगत बैठ जाती थी, पंगत कहते हैं लाइन में जो बैठ जाना, जब खाने के लिए बैठते हैं, जीमते हैं दावत में। आजकल तो खड़े खड़े खाने का चलन है, पर पहले क्या होता था कि साथ में नीचे बैठ करके आलती पालती मार करके और अच्छी तरह से बैठ करके तब खाते थे, तो उसको पंगत बोलते कि पंगत में बैठ गए लाइन लगा करके पंक्ति में। दरअसल पंक्ति शब्द से पंगत बना है, पंक्ति, तो ये क्या है उसका तद्भव रूप है, पंक्ति का तद्भव रूप, तत्सम तद्भव पढ़े होंगे। तो पंगत, पंगत बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। पांत भी उसी का ही शब्द है, पांत कर रहे हैं, तो पांत के अंत में यानी कि जहाँ पर ख़त्म हो रही थी पंगत, उसी के अंत में जीमने के लिए यानी कि भोजन करने के लिए बाबूजी भी बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और यह कहने लगते थे कि भोलानाथ बताओ अब कब भोज हो। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कभी कभी वो बारात भी निकालते थे। जैसे गांव में बारात निकलती है तो बारात का भी जुलूस वो निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता था शादी में पहले, तो वो कनस्तर लेते थे, पीपा जो होता है, पीपा बोलते हैं गांव में, कनस्तर बोलते हैं, जो उसका होता है तेल वेल के लिए लेकर के आते हैं, उसको बजाते थे। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी।
अमोला होता है जो छोटा आम होता है, उसको अमोला बोला जाता है। ठीक है ना, आम का उगता हुआ पौधा जो होता है वो अमोला जिसको बोला गया है। तो अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, जो चूहेदानी ले आए कहीं से चूहा पकड़ने की, उसकी पालकी बना लेते थे। पालकी में पहले ले जाते थे दुल्हन को, तो उसकी पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और घोड़ा ने वो समधी बन गए कि भाई हमारे बेटे की शादी है, और बकरे पर बैठ जाते थे। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। यानी कि चबूतरा, जैसे मैंने बताया कि सारे खिल उसी चबूतरे पर होते थे, तो इस कोने से लेकर उस कोने तक वो पहुंच जाते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कुल्हिया एक तरह का फल होता है, कुम्हड़वतिया जो 10th में भी आएगा, वो 10th में तो पढ़ ही रहे हो, वो पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो कुल्हिया वहाँ पे कुम्हड़वतिया आता है, एक फल होता है। तो ऐसे ही एक तरह का फल जो होता है उसको अंदर से निकाल देते हैं। मुझे लग रहा है कि ये उस तरह का कुल्हिया कह दिया जैसे वो नहीं होता कद्दू, और वो कद्दू में से अंदर से जो सूखने के बाद वो अंदर से निकाल दें और बाहर का उसका जो छिलका है और वो आकृति उसकी जो बनी रह जाती है, उसको बन गया कि ये कलसा बन गया, यानी कि जो कलश होता है वो बन गया। तो ये कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। इस तरह से भी खेल की चीज़ें बना लेते थे बच्चे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। ओहार मतलब वो कपड़ा होता है जिससे ढका जाता है उसको, पालकी को, कि कोई देखे ना, ओहार डाल करके। ठीक है, जैसे दुल्हन उसमें पालकी में बैठ के जाती है तो एक कपड़ा डाल देते हैं, उसके आगे पर्दा जो होता है कि दुल्हन कोई दिखे ना, दुल्हन किसी को दिखे ना। तो ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंस करके भाग जाते। कहे फिर बाबूजी आ गए और फिर दुल्हन का मुख देखने के लिए, और जैसे ही वो उस कपड़े को उखाड़ कर यानी कि हटा करके देखते थे तो वो बच्चे फिर से हंस करके भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब इतने खेल होने के बाद यानी कि उन्होंने जौनार कर ली, दावत कर ली, ठीक है, दुकान भी कर ली, हलवाई की, मिठाई की दुकान हो गई, इधर यहाँ पे बारात भी निकाल ली। अब वो कहते कि यार एक काम रह गया, वो क्या काम रह गया, अब वो खेती करना चाहते हैं। तो मंडली जुट गई, इकट्ठा होते ही राय हो जाती यानी कि सहमति हो जाती सबकी, खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गढ़ जाती। गिरनी गढ़ने का मतलब है पहले कुआं होता था जिससे सिंचाई होती थी, उस कुएं के ऊपर गिरनी लगी होती थी जिस पे बाल्टी रख करके खींचा जाता था, रस्सी डाल करके, उसको गिरनी बोलते हैं। उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी, यानी कि जो चबूतरा है वो ऊंचा रहता है, गली कुआं बन गया, उसके ऊपर चबूतरा है और चबूतरे पर गिरनी गड़ जाती है और वो उसमें से पानी खींचने का इस तरह से नाटक करते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी, मूंज एक वो होता है रस्सी बनाने का, तो उस मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। गराड़ी कहते हैं उसी तरह से जो पानी खींचने के लिए जो मैंने बताया कि गिरनी की तरह एक लकड़ी का बना हुआ होता था पहले, और जिस पे रस्सी चलती थी गोल गोल, जिस पर चढ़ा दिया जाता था, तो वो उससे खींचते थे बाल्टी में भर करके पानी। तो गराड़ी पर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। जिस तरह से सिंचाई करते थे पहले, जैसे तुमने पढ़ा भी होगा कैदी और कोकिला में, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, वहाँ भी आया मोट शब्द, ठीक है ना। तो मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआड़ा। करें, चबूतरा तो खेत बन जाता था, कंकड़ बीज बन जाते थे, ठेंगा हल जुआड़ा, यानी कि जो ठेंगा, ये अंगूठा जिसको हम दिखाते हैं, कहते हैं ठेंगा ले ले मेरा, ये अंगूठा दिखाते हैं ना ये अपना, तो इसको हल बनाते थे, ये हमारा हल है। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते।
फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कयारी, सो उपजी सो भई हमारी। और वो ये भी गाते थे कि ऊंच नीच में, यानी कि जैसा भी हमारे पास उपलब्ध था उसमें हमने इसको बोया। बई मतलब बोया, क्यारी मतलब खेत का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें हम क्यारी बना देते हैं, जिससे सिंचाई करने में आसानी होती है, उसको क्यारी बोलते हैं। तो कियारी, ऊंच नीच में बई क्यारी, सो उपजी सो भई हमारी। अब जितना भी इसमें फसल होगा वो हमारा होगा। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। अब फसल को एक जगह रख करके उसको पैरों से रौंद डालते थे, यानी कि उसके दाने निकालने के लिए। फसल में से ऐसे ही दाने निकलते थे, पहले भी इस तरह से लोग निकालते थे। अब तो मशीन आ गई हैं जिसको थ्रेसर बोलते हैं, कटर बोलते हैं। उससे मान लो सरसों निकालनी है तो वो मशीन से निकल आती थी। पहले ऐसा नहीं होता था, गेहूँ सरसों जो भी होता उसको पटक देते थे ऐसे ही, फिर उसको पैरों से रौंदते थे। उन पर बैल हैं, भैंसें हैं, ठीक है ना, तो उनसे रौंदा जाता था और उसमें से जो दाने निकाले जाते थे उसको बाद में साफ किया जाता था। कसोरे का सूप बनाकर, कसोरा होता है एक उसका कटोरा जो होता है मिट्टी का, ठीक है ना। कसोरे का सूप बनाकर, सूप सूप मतलब फटकने के लिए, गांव में जिससे गेहूं साफ करते हैं तो उसका सूप बनाते थे। ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। तो कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। ओसाना मतलब होता है कि उसको हवा से जो उसमें वो होता है ना, उसको उड़ाते हैं फसल में। जैसे उसको रौंदने के बाद उसमें कुछ कूड़ा करकट भी आता है, क्योंकि फसल में से भी तो टूटता है, तो उसको ओस आकर के यानी कि ऊपर से ऐसे डालते हैं। हवा जैसे चलती है और जैसे मैं खड़ा हो गया, खड़ा होकर के उसको डाल रहा हूँ, नीचे गिरा रहा हूँ, तो जो हवा आएगी वो हवा उस कूड़े को उड़ा देगी। तो ओसा करके और मिट्टी के दिए की तराजू पर तोल करके मिट्टी के दिए की वो तराजू बना लेते थे। हम भी बनाते थे, शायद तुमने भी किसी ने बनाया हो। जो मिट्टी का दीपक होता है उसको हम पानी में पहले भिगो देते थे, वो गल जाता था, फिर उसमें सुए से छेद करते, उसमें धागा बांधते थे और फिर ऊपर एक लकड़ी ऐसे बांध के तराजू बनाते थे और कहते थे हमारी तराजू है, उससे तोलते थे। तो ये खेल हैं बच्चों के। तो मिट्टी के दिए की तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे कि जिसको जितना देना है वो ले जाए। तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बाबूजी हर खेल में सम्मिलित हो जाते। इस बार भी आ गए और पूछते कि भोलानाथ कैसी रही खेती, कितनी फसल हो गई। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, अरे कितने मजे आते थे उस खेती में। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही कहते हैं रास्तागीर, जो राहगीर होता है, यानी कि पथिक, जो बटोही रास्ता चलने वाले। तो जो लोग थे जो जा रहे होते हैं, राहगीर होते हैं, वो भी तमाशा देखने लग जाते थे कि बच्चे कैसे खेल खेल रहे हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। वो कह रहे हैं कि जब हम ददरी वहाँ पे क्षेत्र का नाम है लेखक के आसपास का, तो वो ददरी का मेला लगता है। तो उस ददरी के मेले में आदमियों के झुंड को देख पाते तब कूद कूद करके चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, यानी कि ददरी चलो और वहाँ पर सत्तू पिसान की मोटरी है, यानी कि हमको वहाँ पर सत्तू पिसान करके, सत्तू और पिसान लेकर के आना है, आटो लेकर के भी आना है। ददरी के मेले में चलो। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब तो खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई दूल्हा गांव में से निकल रहा है, यानी किसकी शादी हो रही है और उसकी ओहारदार पालकी देख लेते। ओहार पहले भी शब्द आया है, ओहार मतलब पर्दा, जो पालकी पे डला हुआ होता है, पर्दा लगा होता है। तो ओहारदार पालकी देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी। रहरी मतलब अरहर, अरहर शब्द
कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी, यानी कि जो इसमें डोली में जो बैठी हुई है वो हमार महरी है। महरी मतलब वो पत्नी है। इस तरह से वो बोला करते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, यानी कि अरहर में क्या है, पुरानी अरहर, और डोला के कनिया में हमार महरी, जो इस डोली में जा रही है वो हमारी महरी है। इस पर एक बार बूढ़े वर ने, वो कह रहा है इस तरह से उनकी तो आदत थी, पर एक बार बूढ़ा वर था, यानी कि पहले अनमेल बेमेल विवाह बहुत होते थे, आज के समय में कम हो गया है चलन। पहले छोटी लड़की और बहुत बूढ़े बूढ़े आदमियों की शादी होती थी, ठीक है, उसको बेमेल अनमेल विवाह कहते थे। तो उसका भी यहाँ पर थोड़ा सा ये समझें हम कि एक तरह से जिक्र हुआ है, एक तरह से वो बात बताई गई है कि एक बार बूढ़े वर ने, यानी कि वर कैसा था, दूल्हा कैसा था, बूढ़ा था, हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा, यानी कि ऐसे ही कह रहे थे वो, और उस पर उसको गुस्सा आ गया बूढ़े वर को, और उसने खदेड़ करके मारा, ढेले दे दे करके, फेंक फेंक करके, मिट्टी के ढेले होते थे तो खूब उनको मारा। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। लेखक कह रहा है उस खसूट की अब तक हमें सूरत याद है, ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। फिर पता नहीं किस ससुर ने ऐसा खूसट जमाई ढूंढा था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। ऐसे घोड़ मुँहा आदमी, यानी कि घोड़े के जैसा मुंह वाला, बोल भी देते हैं अक्सर घोड़ मुँहा, घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती,